बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाओ, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ, और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है, और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। ओह गॉड, बचाओ, बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है।
मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने?
गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटा जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था, लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत? माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी,
बचाइए मुझे। माँ जी, माँ जी बचाइए मुझे। अजी कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या, विजय बेटा हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए। बचाओ। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ, सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था, इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है, और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन, जय मां काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा, सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन। गाइस, थोड़ी और चढ़ाई करनी है, फिर हम पहाड़ की चोटी पर होंगे। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमें एवरेस्ट की चोटी पर ले जा रहा है। सही कहा। स्टॉप गाइस, वो हमारे गाइड हैं। सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गाइस, फाइनली हम चोटी पर पहुंच चुके हैं और कुदरत की खूबसूरती आपके सामने है।
माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। काहे का स्वर्ग? ऐसे नजारे तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं भी। अरे राजू गाइड सर, हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह दिखाइए। हम जब से यहाँ आए हैं बस पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, नाले यही देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखाइए जिससे खून में उबाल आ जाए। यस, अमित सही कह रहा है कोई ऐसी जगह? है तो सही। गुड, तो राजू जी वही ले चलिए इन्हें, वरना दिमाग का नागिन बैंड बजा देंगे ये दोनों। लेकिन वहाँ जाने में खतरा है। अरे वही तो चाहिए राजू सर। लाइफ की इस सिंपलिसिटी से तंग आ चुके हैं हम। खतरा ही चाहिए। आप वहाँ लेकर तो चलो यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह है क्या? काली पहाड़ी की गुफा। ओ तेरी की, क्या नाम है? काली पहाड़ी की गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा रखी थी ये मस्त जगह? नाम में ही एक्साइटमेंट है। वैसे खास बात क्या है इस काली पहाड़ी की गुफा में? इस गुफा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी दादी ने जो मुझे बताया था वो सबसे अलग है। और क्या बताया था उन्होंने? ये गुफा लगभग 500 साल पुरानी है, जिसमें एक खूंखार तांत्रिक रहता है। उसने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया था, जो यहाँ के राजा बलि को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को मार दिया। तब से लेकर आज तक तांत्रिक की लाश उसी गुफा में कहीं दफन है। वाव, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी नहीं, सच है। जो भी है, लेट्स गो देयर। वहीं चलते हैं। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को काली गुफा नहीं ले जा सकता। वहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जब जाना ही नहीं था तो हमें उसके बारे में बताया क्यों? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मुझे उस जगह के बारे में आप सबको नहीं बताना चाहिए था। प्लीज आप सब भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ बताया भी था। वो नहीं हो सकता। ओके, एक काम करते हैं। अगर आप हमें गुफा तक नहीं लेकर जा सकते तो हमें वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंपल, हम खुद चले जाएंगे। यार, तुम दोनों इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब ये कह रहे हैं कि वहाँ रिस्क है तो जाना क्यों? यही तो कह रहा हूँ मैं। तुम दोनों प्लीज समझने की कोशिश करो। काली गुफा में जान को खतरा है। वही तो कहा आपको, हमें उसी खतरे का मजा लेना है। एडवेंचर चाहिए हमें लाइफ में। आप बस रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। हमें अपनी जान खतरे में डालनी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोग वहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। शर्त मंजूर है। झुक जाओ। चलो, टॉर्च ऑन कर लो। वाव, क्या गुफा है यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा तो इसे देखने का है। प्लीज किसी भी चीज को छूना नहीं। टेंशन मत लो सर। बचाओ, बचाओ। शैली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा हाथ, बचाओ। शैली, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुमने हाथ अंदर क्यों डाला हुआ है?
किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बचाओ मुझे, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज सेव मी, प्लीज। शैली, तुम हिम्मत रखना। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। शैली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लगता है किसी कीड़े ने काटा है। ये कीड़े के काटने का निशान नहीं, मौत का निशान है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तुम लोगों को कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, फिर क्यों लगाया? खैर, जो होना था हो गया। अब अगर जान बचानी है तो निकलो यहाँ से, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग सकती। नहीं भागोगी तो मरोगी। यहाँ शैली दर्द से कराह रही है और आप हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हाँ? बंद कीजिए अपनी ये बेकार दकियानूसी बातें। तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो जागने वाला है, निकलो यहाँ से। प्लीज सर, आप 1 मिनट चुप रहिए और मुझे शांति से पट्टी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो जागने वाला है, यहाँ से भागो, चलो। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेरे कोमल शिकार, अब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं जाग उठा हूँ। कौन है? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जो सुना था वो कहानी नहीं, सच था। तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, सबसे पहले तुम में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? जल्दी बोलो। मैं 500 साल से भूखा हूँ। तुम आओ, तुम भरे भरे से लगते हो। आओ, मेरी भूख मिटाओ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। तुम इसे खा लो, इसे खा लो। मैं तुम्हारे खून से जीवित हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारा खून आखिरी में पीऊंगा। तब तक जी लो अपनी जिंदगी। चलो भागो। कहाँ तक भागोगे? तांत्रिक ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब वो हमें भी मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा तांत्रिक से बचने का। मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ ओम नाम का एक लकड़ी का त्रिशूल है। अगर तुम उसे उसके दिल के आर पार कर दोगी तो वो वापस सो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है, तो इतने बड़े तांत्रिक को कैसे मारूंगी? आप भी तो उसे मार सकते हैं ना? ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मेरी दादी ने बताया था कि जिसके भी खून से तांत्रिक जीवित होगा, सिर्फ वही उसे मार सकता है। मैं त्रिशूल ढूंढता हूँ, तुम तांत्रिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। शैली, इधर।
मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तूने ही तो जीवित किया है मुझे। मेरी इच्छा पूरी करना धर्म है मेरा। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम कुछ देर के लिए मूर्ति बन जाओ। प्रयत्न अच्छा है पर बच नहीं पाएगी, लेकिन इच्छा पूरी करनी ही होगी। शैतानम फट फट। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराती रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर।
हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए, उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक हैं, तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, या भूत है। भूत? माया यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल से खून निकल रहा है। सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। क्या हुआ सर? भूत बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था। क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत भूत भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? तेरा नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर।
लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितना को मारा है? इस बंगलों के मालिक को, और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर, और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे, जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है, और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी। भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ। आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यही तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ
और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तू मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे, तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है, जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा, और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं। बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी।
दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा।